नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक लंबी कहानी जिसका नाम है दो सखियां। लखनऊ 1/7/25। प्यारी चंदा, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिला थी। क्या यह संभव नहीं है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें इतनी आज़ादी भी न देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि ये बेड़िया पहनकर कैसे तुम रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं है। वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डी.फिल करके लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हैं। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती है, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ। प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। वह मेरी आत्मा में बस गए हैं। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर आते हुए देख जब मेरी पड़ोसिन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। और कल तो जानती हो, अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए और वह उल्टा भी खींचे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्या अभिमान ना दे। चुड़ैलो किसी तो आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई हैं। बस जमीन पे पाँव नहीं पड़ते। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता है कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूं। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो मैंने आधे घंटे तक उनसे बात नहीं की। चंदा, मुझे आज तक यह नहीं मालूम था कि मेरा मन इतना दुर्बल है। अगर भय ना होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनका होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस तरह तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी जरूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो मैं पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो, 7 बज गए और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर 5/7/25। प्रिया पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि आई? मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। यह उस निष्ठुरता का दंड है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ। 1 जुलाई को खत लिखती हो, पूरे 2.5 महीने बाद, वह भी कुसुम की कृपा से। जिस किस्म को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वह बहुत ही आकर्षक है और मैं भी ईश्वर से मना रही हूँ कि वह दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज ना कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। अच्छा, अब मुझसे पूछो इतने दिनों क्यों चुप्पी साधी बैठ रही? मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन हो गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हों। और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500-500 तक पहुंच जाती थी। ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक ना बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊंगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील है। सुनती हूँ कई गांव है, कई मकान है, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूं, पर मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं। अगर दो एक बार देख भी लेती हूँ या मुलाकात भी हो जाती है तो इसमें हम क्या एक दूसरे को परख लेंगे?
मेरे दोनों बड़े बहनों सौंदर्य के पुतले ना हों, पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं, फिर पिताजी मेरे साथ ही अन्याय क्यों करेंगे? यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो? और फिर हमेशा पुरुषों को ही दोष तो नहीं होता, बहुधा स्त्रियां ही विष की गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम 20 जुलाई तक 2 दिनों के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। ज्यों ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है, मगर तुम खुद बीमार हो तो मेरी दवा क्या करोगी? जरूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। मंसूरी 5/8/25। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना आऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी बात की सुध ही ना रही। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी ना दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम, यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विवाह यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर ना जाने क्यों वह राजी ना हुई। मंसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं विनोद के साथ किसी निर्जन वन में भी इतनी ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार है, 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे, वहां जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं, या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन तैयार है। भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पैर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौटकर शयन करते हैं। ना सास की घुड़कियाँ, ना नंदों की खानाफूसी, ना जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी कुछ कभी कभी मुझे शंका सी होती है। फूल में कांटा तो नहीं छिपा हुआ, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। लो 5 बज गए, विनोद तैयार है, आज टेनिस मैच देखने जाना है। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही हूँ, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं, रंगरूप कैसा है, ससुराल गई या अभी मायके में ही हूँ? ससुराल गई तो वहां का अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर 1/9/25। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे ना आने ही से मैं समझ गई कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह ना समझी थी कि तुम मंसूरी पहुंच गई। अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा तुम्हें क्यों याद आने लगी? अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के को नए पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी ही नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी आप बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोलकर दिया होगा, मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वर दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं। छत पर गई तो वहां से कुछ दिखाई ना दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मा जी से घुड़कियां जरूर सुननी पड़ी।
मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुंह पकड़ें। द्वाराचार तो यूं गुजरा और भावरों की तैयारियां होने लगी। जनवासे से गहने और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष सब उस और कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार का नाम लिए रोता। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई हूँ। वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में बात करता तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी हैं, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख है। मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। आधी रात को भांवरें हुई। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिमान स्वर्गीय आभा में तेजोमय देख रही थी। आखिर भावरें समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे, उस समय देखूंगी। तब उनके सिर पर मौड़ न होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भर के देखूंगी। पर क्या मालूम था, विधि कुछ और ही कुचक्र रच रही है। प्रातःकाल देखती हूँ जनवासे के खेमे उकड़ रहे हैं। बात कुछ ना थी, बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था काफी ना था, शायद घी खराब था। मेरे पिताजी को तो तुम जानती हो, किसी से दबे नहीं हैं, सब समय शेर बनकर रहे हैं। और बोले, जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई जरूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रौब से काम लिया जाए। मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वह अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है। उज्जड है, लोभी है, बदमाश है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी ना समझ है, दूध पीता बच्चा तो नहीं था, मूंछ दाढ़ी आ गई है। उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उनमें उनका क्या धर्म था? अगर वे अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान ना होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वह आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगती हूँ। डाकिया चिट्ठियां लाता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शायद उनका पत्र हो। जी में बार बार आता है, क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पड़ जाती हूँ। बहन, क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी खातिर इतना भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह ना लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा दी है। क्षमा करना, ऐसी भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका नहीं। मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। मंसूरी 20/9/25। प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाते ही दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक भी दिन ना निपटी। हाँ, तुमसे जरूर निप जाएगी। यदि मेरे पति ने ऐसा बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे रहते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत ना देखती, और अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश करने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा ही घृणित व्यवहार किया है। चलो अच्छा, अब मेरी एक कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ छल किया है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं है जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी, बंगले किराए का, जिसका किराया भी अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि फर्नीचर भी किराए के थे। यह सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींगे नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों का अनुमान हो जाए कि यह बड़े धनी आदमी हैं, तो यह एक प्रकार का धोखा ही है ना। तुम तो जानती हो मैं धन को आवश्यक नहीं समझती। मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ जिसमें पुरुषार्थ हो, प्रतिभा है। किंतु अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता है तो चौंक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में बैरा से पूछते हैं, कौन है।
अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती तो मैं यहाँ मंसूरी क्यों आती? लखनऊ में ऐसी गर्मी तो नहीं थी कि आदमी पागल हो जाता। यह हजारों रुपए पर पानी क्यों पड़ता? सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं मिल जाए। पहले 300-400 मिलेंगे। समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह ना मिली तो क्या करेंगे? फिक्र खाए डालती है। मुश्किल यह है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती, मगर शायद यह मुझे इस योग्य नहीं समझते। शायद इनका ख्याल है मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है। थिएटर में जब भी कोई नया तमाशा होने वाला होता है, दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर के लिए जाना हो, शुभ सूचना मुझे दी जाती है। किंतु यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सहन कर सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए द्रुतगामी मोटर बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है, लेकिन कोई देवी विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर, 25/9/25। प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तो तुम महीने रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर व्यर्थ ही आरोप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्टवाणी, मधुर युवक देखा, फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम्हें गंभीर अंश भी है। फिर देखो कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा भी की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। खैर, तुमने जो पत्र मेरे पतिदेव के नाम लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पत्र मुझे मिला। बहन, वह खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान नहीं लगा सकती। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई। कभी कोठे पर जाती, कभी नीचे, सारे घर में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता, किंतु मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बरातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। इन जनातियों ने भी बरातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख ना पाऊं, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक बात दृढ़ निश्चय जरूर कर चुका हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरी शादी ना करूंगा। मगर जहाँ तक समझता हूँ मामला इतना तूल ना खींचेगा। यह लोग थोड़े दिनों में नम्र पड़ जाएंगे, तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठाकर ले जाऊँगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भरे आते हैं, अब नहीं लिखा जाता। जवाब जल्दी देना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली, 15/12/25। प्यारी बहन, तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र ना लिखने का कारण आलस्य नहीं है, सैर सपाटे की धुन ना थी। रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता, कोई ऐसी बात हो जाती, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती कि चित्त अशांत हो जाता और मुंह लपेट कर पड़ी रहती। अब मुझे तुम शायद पहचान भी ना सको देखकर। मंसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपए की एक जगह मिल गई है। सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दी ही है। मैं जो चाहे करूं, उनसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान है। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा बेफिक्रा आदमी नहीं देखा, जिसे न हाजिरी की परवाह है न डिनर की। बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। उन्हें डांटूं या रखूं, निकाल दूं, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ
कि वह मेरे प्रबंध की आलोचना करें, ऐब निकालें। मैं चाहती हूँ मैं बाजार से कोई चीज़ लाऊं तो यह बताएं कि मैं जीत कर आई या लूट कर। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती कि इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपये महीना देते हैं और इन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरत पर खर्च कर सकती हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे भय होता है कि विनोद कहीं यह न समझे कि मैं उनके रुपए खर्च कर डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता वह किसी बात पर खुश भी तो नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता वह किस बात में खुश है और किस बात में नाराज। एक हफ्ता हुआ है लखनऊ की मिस रिक से यहाँ भेंट हो गई। लेडी डॉक्टर हैं और मेरे घर बहुत आती जाती थी। पापा जब लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने मिस रिक को पढ़ाया था। उसका एहसान वे अब भी मानती हैं और हमारे घर में भी जब भी किसी का सिर धमका तो मिस रिक बुलाई जाती थी। उनको देखकर भोजन का निमंत्रण ना देना अशिष्टता की हद होती। मिस रिक ने दावत भी मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई यह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया था। भोजन के क्या शिष्टाचार हैं इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैंने समझा था कि विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे क्योंकि वह बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड में रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिक के आने की सूचना दे दी थी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया कि उनसे कुछ ना पूछूंगी। बार बार अपने ऊपर झुंझलाती कि मैं क्यों उन्हें निमंत्रण दे बैठी। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिक आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती हूँ कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस रिक बार बार नाक भौं सिकोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा है कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे सर न उठा सकी। किसी भांति विपत्ति सिर से टली। तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंग्रेज को दावत पे ना बुलाऊंगी। उस दिन से देख रही हूँ कि विनोद मुझसे खुद खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वे शायद समझते कि मैंने उनकी भद करा दी और मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित किया। सच कहती हूँ चंदा, गृहस्थी के इन झंझटों ने मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से नई पुस्तक नहीं पढ़ी। विनोद की विनोदशीलता भी ना जाने कहाँ चली गई। अब वह सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ तो वह तैयार हो जाएंगे। चाहती हूँ कि प्रस्ताव उनकी तरफ से हो तो मैं उसका अनुमोदन करूँ। मंसूरी में वह घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 1500 खर्च किए। कहाँ से आए यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद ही कुछ रहा हो। संभव है किसी मिस्त्री से लिया हो। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही किया। 50 रुपये तो मकान के किराए में ही निकल जाते हैं। मैं तो इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है विनोद से कह दूंगी कि मेरे चलाई या ठेला ना चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेले, उपन्यास पढ़े, खूब सोए, और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूँ। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठानकर उनके पास गई, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम और सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है। उनके एक आलिंगन से मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। मैं क्यों हर एक बात से किसी की अप्रसन्नता से डरती हूँ? मुझ में क्यों यह भाव नहीं आता कि मैं जो कुछ कर रही हूँ यह ठीक है? मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूँ? इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा हो लेती हूँ। अपने यहाँ के समाचार रखना। जी लगा? तुम्हारी पद्मा। काशी, 25/12/25। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे दुख हुआ और कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध भी। तुम क्या चाहती हो तुम्हें खुद कुछ नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पे आया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत ना करो। तुम्हें स्वाधीनता चाहती थी, वह तुम्हें मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये देते हैं। अब और क्या चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात ना थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू ना आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। 10 वर्ष की उम्र तक तो यूं ही गुजर गए। 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं,
तो यूं झाड़कर अलग हो गई। कुल 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही 8 महीने मेरी जीवन की निधि हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो, फिर इसी अतुल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। इस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। घंटे भर बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की और खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस कमरे में एक औरत भी ना थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन है? यह जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में भीड़ बहुत है। मैंने रोष से कहा, नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते, मैं तो बैठूंगा। आपको निकलना पड़ेगा, आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर तो नहीं हूँ, इतनी जगह पड़ी है, आपको इसमें हर्जी क्या है? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं, एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप ही बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय ना था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर बाहर लटकाया ही था कि पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया, यहाँ पर और कोई तो नहीं है, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित ना कीजिए, आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों इस गरीब पर का खून सिर पर लीजिएगा? मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती बहन, तो जरूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने पर उतारू हो जाती, मगर इस दशा में क्रोध से होंठ चबाने के सिवा और क्या करती? आखिर झल्लाने व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा की और कहा, आप कौन हैं? उसने ढिठाई से कहा, आपके प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बतलाइए। सच तो बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात तो मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे नाहक बदनाम करके आपको क्या मिलेगा? मुझ पर दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही। मेरा गला भर आया। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, याद रखिएगा। उसने द्वार खोल दिया और एक पांव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम है वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन नहीं कह सकती उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसने ग्लानि से भरे हुए स्वर में कहा, क्यों खींच लिया? मैं तो जा ही रहा था। अगला स्टेशन तो आने दीजिए। जब आप भगा ही रही हैं तो जितनी जल्द भाग जाऊं उतना अच्छा है ना। मैं कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। अगर आप मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन ही दे दें। अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष ऐसी बातें करता तो आपको कैसा लगता? पुरुष ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं उसका खून पी जाता। तो फिर मेरे पति आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, यह भी आप समझते हैं? तुम अपनी रक्षा आप कर सकती हो प्रिय, तुम्हें अपने पति की मदद की जरूरत नहीं। आओ मेरे गले लग जाओ, मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी हूँ और सेवक हूँ। मेरा हृदय उछल पड़ा। एक बार मुंह से निकला, अरे आप, और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई। एक लंबा घूंघट खींच लिया। मुंह से एक शब्द ना निकला। स्वामी ने कहा, अब यह शर्म और पर्दा कैसा? मैंने कहा, आप बड़े छली हैं, इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मजा आया? स्वामी, इतनी देर से मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी ना पहचान सकता। अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? अवश्य। बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिल लगी बहुत दिनों याद रहेगी। मेरे स्वामी औसत कद के सांवले चेचकरू दुबले आदमी हैं। उनसे कहीं रूपवान पुरुष मैंने देखे हैं, पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था, कितनी आनंदमय संतुष्टि का अनुभव कर रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने पूछा, गाड़ी कब तक पहुंचेगी? शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है। वह 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे। मैंने उन्हें केवल बात में लगाने ही के लिए अनावश्यक प्रश्न पूछा था, पर अब भी जब वह ना बोले तो मैंने फिर उन्हें ना छेड़ा। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। सहसा उन्होंने कहा, चंदा एक बात कहूँ? हाँ हाँ, शौक से कहिए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा, मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह ना करता। अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं किसी तरह तुम्हारे योग्य ना हूँ। मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा, ऐसी बातें ना कीजिए, आप जैसे हैं मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ।
दूसरा स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी, स्वामी चले गए। जब जब गाड़ी रुकती वह आकर 2-4 बातें कर जाते। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर में से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सास जी स्वभाव की रुखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो, फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता नहीं कि घर कैसा है, आर्थिक दशा कैसी है, सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहे। पति देव को मुझसे प्रेम है, वह मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं। अपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की आशा 1 महीने के पहले तो नहीं है। बाकी तुम्हारी खुशी। तुम्हारी चंदा। दिल्ली 1-2-26। प्यारी चंदा, तुम्हारे प्रथम मिलन की कौतूहलमय कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था कि तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उल्टी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है और मैं जिधर नजर डालती हूँ तो सूखे रेत और नग्न टीले के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। अब मेरा वृतांत सुनो। विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असहनीय हो गई है। कुछ विचित्र ही जीव हैं। घर में आग लगे, पत्थर पड़े इनकी बला से, इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों में कूड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा। एक दिन मैंने उनके कमरे के लैंप को तोड़ दिया। कमरा अंधेरा पड़ा रहा। आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा। मुझसे पूछा, मैंने कह दिया बल्ब टूट गया। बस भोजन नहीं किया और मेरे कमरे में आकर लेटे रहे। पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं। ना जाने वह उत्सुकता कहाँ विलीन हो गई। दिन भर गुजर गया। आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं। आखिर मुझे को बाजार से लाना पड़ा। एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोइये को निकाल दिया। सोचा जब लाला जी भूखे रहेंगे तब पता चलेगा, मगर इस भले आदमी ने कुछ ना पूछा। चाय ना मिली, परवाह नहीं। ठीक 10 बजे अपने कपड़े पहने एक बार रसोई की ओर जाकर देखा, सन्नाटा था। बस कॉलेज चल पड़े। एक आदमी पूछता है, भाई महाराज कहाँ गया, क्यों गया, अब क्या इंतजाम होगा, कौन खाना पकाएगा? अरे कम से कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार से ही कुछ मंगवा लो। जब वह चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भिजवा दिया, पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था। सिर में दर्द होने लगा। आप कॉलेज से आए और मुझे पड़े देखा, परेशान हो गए जैसे मुझे त्रिदोष हो। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा। डॉक्टर आए, आंखें देखी, जबान देखी, हरारत देखी। लगाने की दवा अलग दी, पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया, लौटा तो 12 रुपये का बिल। आखिर जख मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया। फिर चाल मेरी उल्टी पड़ गई। मैं डरी कि कहीं सवेरे फिर यह महाशय डॉक्टर को ना बुला बैठे, इसलिए सवेरा होते ही हारकर फिर काम धंधे में लग गई। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने बेकसूर महाराज को निकालकर दंड स्वरूप एक काट के उल्लू से पाला पड़ गया, जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता। चंदा, मुझे क्षमा करना। मैं आगे जो वृतांत कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम नाक भौं सिकोड़ोगी, मुझे कोसोगी, कलंकिनी कहोगी, पर जो चाहे कहो, मुझे परवाह नहीं। आज 4 दिन हुए मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया है। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहाँ मेरे बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं जैसे मानो ध्यान अवस्था में हो, ना बोलना ना चालना। फिल्म इतनी सुंदर, एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते, और बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर आलोचनाएं करने लगे। वह फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता कि मन मुग्ध हो जाता। फिल्म से ज्यादा मजा मुझे उसकी बातों में आ रहा था। बहन सच कहती हूँ, शक्ल सूरत में तो वह विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता, और मैं केवल विनोद को जलाने के लिए उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। उसने समझा कि कोई शिकार फंस गया। अवकाश के समय वह बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह पर ही बैठे रहे। मैंने कहा, बाहर चलते हो? मेरी तो कमर बैठे बैठे दुख गई। विनोद बोले, हाँ हाँ चलो, इधर उधर टहलाएं। मैंने लापरवाही से कहा, अगर तुम्हारा जी ना चाहे तो मत चलो, मैं मजबूर नहीं करती। मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ, मेरे पति यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपको तो यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। महाराजा साहब वायसराय से मिलने आए हैं। तो क्या आप 2-4 दिन रहेंगे? जी आशा तो करता हूँ, रहूँ तो साल भर रह जाऊँ, नहीं तो दूसरी गाड़ी से ही चला जाऊँ। हमारे महाराज साहब का कुछ ठीक नहीं। यूँ तो बड़े सज्जन और मिलनसार हैं, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वह बातें करते करते हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। बाबूजी ने चाय और टोस्ट का लिया, मैंने सिर्फ चाय ली। तो
इस वक्त आपका महाराज साहब से परिचय करा दूं? आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगे। मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा, जी नहीं, फिर किसी दिन रखिए, आपसे तो अक्सर मुलाकात होती ही रहेंगी। क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई? युवक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं भी कंवारा हूँ और शायद कंवारा ही रहूंगा। अच्छा, तो आप भी स्त्रियों से भागने वाले जीवों में हैं। इतनी बातें हो गई, पर मैंने आपका अभी तक नाम ना जाना। बाबू ने अपना नाम भुवन मोहन दास गुप्त बताया। मैंने भी अपना परिचय दिया और फिर वह बोला, जी नहीं, मैं उन अभागों में से हूँ जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वह आज बड़े एक वकील की पत्नी है। मैं गरीब था, इसकी सजा मुझे जीवन पर्यंत मिली है। साल भर तक जिसकी उपासना की, जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? आपने तो बहुत जल्द हिम्मत हार ली। भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त ना हुआ हो। हमारी बातें यूं ही चलती रही और हमें इसकी सुध ना रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरू होगा। यकायक विनोद कमरे में आए। मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा, किसी भाव का पता न था। तुम अभी भी यहाँ हो पद्मा? खेल शुरू हो गया है। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था। मैं हकबका कर उठ खड़ी हुई। खेल शुरू हो गया? हमें तो घंटी की आवाज नहीं सुनाई थी। भुवन भी उठे। विनोद ने मुझे अगर इस वक्त 2-4 लगने वाली बातें कही होती या क्रोध दिखलाई दिया होता तो मेरा चित्त शांत हो जाता। पर बहन, मैं क्या कहूँ, उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। बहन, मैं चाहती हूँ कि वे मुझ पर शासन करें। अपनी कठोरता, अपनी उद्दंडता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम प्रमोद विश्वास का रूप तो मैं देख ही चुकी हूँ। इससे मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए तो तांगा ठीक करने लगे। भुवन ने कहा, मैं अपनी कार से आपको पहुंचा दूंगा। हमने भी कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दे दिया, जिसे भुवन ने स्वीकार कर लिया। भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उसी की तरफ लगा रहा। इन 2-3 घंटों में मैं भुवन को जितना समझी उतना शायद विनोद को आज तक नहीं समझी। बहन, शायद तुम ऊब गई होंगी। खत बहुत लंबा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोईया तो काट का उल्लू था। सारा काम मैंने अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे कभी ना मिला था। भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची। भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आए। 2-4 बातें हुई। डिनर टेबल पर जा बैठे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर कुछ उदासीनता दिखाई। भोजन के समय बातचीत की धार घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची। बातचीत के दौरान विनोद ने कहा, मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नवयौवना की ओर आकर्षित हो और वह भी मुझे चाहे तो मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताक न सकूं। मैं इसे पाप नहीं समझता। इतना कहकर विनोद उठ खड़े हुए। कॉलेज के लिए देर हो रही थी। तुरंत कपड़े पहने और चल दिए और हम दोनों दीवान खाने में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। भुवन ने सिगार जलाते हुए पूछा, कुछ सुना? कहाँ जाकर तान टूटी? मारे शर्म के मेरा सिर झुक गया। क्या जवाब देती? विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए ही विवाह का नया खंडन तैयार किया है। वह मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं। वह किसी रमणी की ताक में है या उनका मुझसे जी भर गया है। मैं रोना चाहती थी एकांत में, पर भुवन के सामने संयत न रह सकी। भुवन ने मुझे सांत्वना दी। आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं। मिस्टर विनोद को आपका मान नहीं है, पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। आप जैसी रमणी रतन पाकर संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपने भाग्य को धन्य न मानेगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। मुझे भुवन की यह बात बहुत बुरी मालूम है। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। यह धूर्त मेरी दुर्बलता का लाभ उठाना चाहता है, मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं हुआ और मेरी यह दशा हो गई कि दूसरे मुझे बहकाने और मुझ पर जादू चलाने लगे। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना प्रफुल्लित हो गया था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पित कर दिया था। क्या जानती थी कि इतनी जल्द उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझ पर शोहदे डोरे डालने लगेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे जरा विश्राम कर लेने दीजिए। हाँ, आप आराम करें, मैं बैठा देखता रहूंगा। जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए, यूं मुझे आराम ना मिलेगा।
अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊंगा। जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं कल आ जाऊंगा, शायद महाराज साहब भी आप आवे। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतजार कीजिएगा, बिना बुलाइए ना आइएगा। यह कहती हुई मैं उठकर अपने सोने के कमरे में चली गई। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुका, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। शायद उसे फिर आने का साहस ना हो। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान कर दी, नहीं तो मैं कब का अपना सर्वनाश कर बैठी होती। विनोद प्राय मेरे पास ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने का मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र संबंध का कोई मूल्य नहीं, मुझ जैसी गर्वनी माननीय स्त्री का उसके साथ निर्वाह होगा। बस बहन, अब विदा लेती हूँ। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो, मैं तुम्हारी दया नहीं सहानुभूति चाहती हूँ। तुम्हारी पद्मा। काशी, 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मालूम हुआ जैसे कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है कि उसकी धूम मच जाएगी। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सीख गई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती थी, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब ने तुम्हारा क्या किया है? तुम यह क्यों नहीं समझती कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने मग्न हैं। उन्हें कोई मानसिक चिंता सताया करती है, उन्हें कोई ऐसी फिक्र घेरे हुए है कि जीवन के साधारण व्यापारों में उनकी रुचि ही नहीं रही है। तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित हो तो समझ लो कि उसके दिल में भयंकर पीड़ा है। तुम्हें चाहिए कि तुम विनोद के साथ दिल खोलकर बातें कर लो, ताकि संदेह जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल डालो। अब मेरी सुनो बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहें, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी ना किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, पूजा की चौकी बिछाती हूँ। स्नान करती हैं तो उनकी धोती छाटती हूँ, लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ, सो जाती हैं तो उनके लिए पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता है, उन्हीं के गर्भ में वह रतन उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणाधार है। मैं उनकी सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर ना जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने लगती हैं। मैं जानती हूँ कि दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती हूँ, क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन यह तो मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी का यह व्यवहार देखकर ही कदाचित आनंद भी माता जी से कुछ खिंचे रहते हैं। सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वे पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि मैं उनके बेटे उनसे छीन लेती हूँ। ननद जी तो विधवा हो गई, उनका जलना समझ में आता है, लेकिन छोटी ननद वह तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावत से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धोकर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में बड़ा ही आनंद आता है। मगर इस रूप का क्या करूं? क्या जानती कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, मैंने यहाँ श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक ना सिकोड़े पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी, उसमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें बार बार पढ़ने को जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना ना दे बैठे। दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। मानो सास जी ने 2-2 जासूस मेरे पीछे लगा दिए। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना आनंद आता है कह नहीं सकती। शायद आजकल इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे एक तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना ना होनी चाहिए। वह मेरे आनंद बाबू हैं। आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वे मेरे पास नित्य ही कोई ना कोई सौगात लाते रहते हैं। जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में यह संदेह रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ
वह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो। जैसे मैले कुचले कपड़े पहने कोई आदमी उज्जवल कपड़े पहनने वालों से दूर रहना चाहता है, वही दशा उनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री की रूपहीन पुरुष से प्रेम ही नहीं हो सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती होगी। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं कि मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का ग्राहक बन गया है। बहन, अब तुझसे क्या पर्दा करना। मुझे आनंद बाबू से उतना ही प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी मेरे सामने आ जाए तो मैं आंख उठाकर ना देखूं, मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से घर आते हैं और दबी हुई ललचाई नजरों से मेरे कमरे की ओर देखते हैं। जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच लाऊं, मगर एक डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी। मुझे इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे कौशल न समझे। अभी अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं, मगर प्रियम उपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज दे, मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं मानो इन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं? क्या मुझे भी अब प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा? प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था, प्रेम या तो भीतर रहेगा या बाहर रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वैश्याओं के लिए है, कुलवंती तो प्रेम के हृदय में ही संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, शायद पढ़ते पढ़ते तुम ऊब गई होंगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई हूँ। शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद के से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कह दी या ननद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुँचाऊँ, इसके सिवा कि गृह में कलह उत्पन्न हो। इससे क्या हाथ आएगा? इन्हीं जरा जरा सी बातों से तो घर बिगड़ते हैं। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अपने आप को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि यह बात आगे ना बढ़े। बात यह हुई थी कि कल आनंद बाबू बहुत देर से मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी को एक पुस्तक पढ़ रही थी कि सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या रात भर ना आएंगे तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। ना जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद पड़ गई थी। उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ ना होता। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? अंधेरा क्यों पड़ा है? हाय रे, मेरी आंख में पर्दा पड़ गया था। मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ है, बत्ती गुल कर दो तो गुल कर दी। तुम रात भर ना आओगे तो क्या बत्ती रात भर जलती रहेगी? तो अब जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता। मैंने बटन को हाथ न लगाने की कसम खाई है। अब जरूरत पड़ेगी तो मोमबत्ती जला लिया करूंगी। कौन मुफ्त की घुड़कियां सही? आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करती तो देखता। तुम नसीब की खोटी हो जो ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, मगर यहाँ चाहे कोई प्राण दे दे पर कोई तुमसे सीधी मुंह बात ना करेगा। तभी मुझे अपनी भूल साफ मालूम हुई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही है कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा था तो क्या बुरा कहा? आनंद एक क्षण मेरी ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में अब मेरा गुजरना होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता हूँ। अब समझता हूँ तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा, अगर आपका यही व्यवहार रहा तो आप अपना घर लीजिए, मैं कोई दूसरा राह निकालूंगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करिए, मेरे मुंह में आग लगे। कहीं कहाँ एक बत्ती के लेकर मैंने जिद पकड़ ली। आपके चरण छूकर कहती हूँ, मुझे सास जी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही ननद जी से। वह मेरी माता हैं और वो दोनों मेरी बहन हैं, उनसे कुछ मत कहना। आनंद ने रुधे हुए कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर आएगी? डरो मत, मैं खामखा नहीं लड़ूंगा, मगर हाँ इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू करे। आज अगर मैं 200-400 घर लाता तो कोई चूना करता, कुछ कमाकर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह का अधिकार ही नहीं था। मुझे जैसे मंदबुद्धि को जो कौड़ी कमा नहीं सकता, अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक है? बहन जी को भी ना जाने क्या सूझिए कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ आग लगाने पर तुली है। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं तो सबको एक दिन में ठीक कर देता। बहन,
उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान नहीं कर सकती। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, जबान तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई तो घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार से मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो, और अगर मैंने उस अंकुर को जरा सी हवा दी तो वह सास जी से लड़ पड़ेंगे। कितनी युवतियां इस अधिकार के गर्भ में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी ना भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा ना। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्दी देना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली 5/2/26। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे। एक काम से काशी गए हैं, मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा। रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आए। हम दोनों ने जलपान किया, फिर दैनिक पत्र वह पढ़ने लगे। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों में उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा। मैं अकेली ही जाती हूँ। लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज़्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले गए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें मैं लिख चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए तो मेरी आंखें खुल गई। मैं नींद में कितनी बेखबर पड़ी रहूं, उनकी आहट पाते ही आप ही आप आंखें खुल जाती हैं। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? फिर मैं सो गई। बस यही प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में ना जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को ना पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वह पड़े सोए रहते हैं, पर आज वह पलंग पर ना थे, शॉल भी ना था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली आई। आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वह दिखाई ना दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी ना थे। आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे कहाँ चले गए? सहसा खुटी पर आंख पड़ी, कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की सूझी। कम से कम मुझसे कह तो जाते। संशय में तो जीना पड़ता। क्रोध आया, वे क्या मुझे अपनी लौंडी समझते हैं? हाजिरी का समय आया। बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती, कभी भीतर जाती कभी बाहर। ठान लिया था कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर कर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक में रहे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का भी पता नहीं था। छल्लाई हुई उनके कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैड में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थर्राने लगे। जान पड़ता था कमरा हिल रहा है। मैं गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि तुम खुश होंगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं? इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ? मैं विवाह को आत्मविश्वास का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं। जीविका तो एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्म उन्नति में सहायक हों। जहाँ अनुराग हो वहीं विवाह है और अनुराग ही आत्म उन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ना रहा तो विवाह भी ना रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ ही नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुक्त हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा कि जहाँ तुम में इतने गुण थे वहाँ चंचलता भी थी जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती है। तुम चंचल हो और गजब की चंचल हो, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक ज़रूरत है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता, तुम अपनी स्वामिनी हो। मैं जब तक समझता था कि तुम मेरे साथ स्वेच्छा से रहती हो मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या बंधन के भय के कारण रहती हो। तो ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो मैं तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धर्म और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में भी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीनों के लिए काफ़ी हैं और उसी वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया, इससे अधिक स्पष्टता मैं नहीं देना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन बाद। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्त्री को अपला या अपंग नहीं समझता, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है अगर करना चाहे तो। अगर अब या अब से 2-4 महीना 2-4 साल बाद भी तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो तो केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने भी दिन कटे वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आह, इतनी देर तक मन को रोके रखने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ी। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है, पर चंचल कौन नहीं है। जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था और रहेगा भी। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस अब और कुछ ना लिख लूँगा, लेकिन तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है। दूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया, फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रह जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोहदों की कमी नहीं है। इनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना, क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाई जी चाहता है एक बार फिर देखा हूँ, मगर नहीं जाऊँगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता कि विष खाकर सो रहूं।
10 बजने में अब थोड़ी ही देर है। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। वह एक मद्रासी सज्जन है। मुझे बड़े आदर से बिठाया और पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया कि वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्र जीवा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैंने जितने पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच जाती तो उन्हें मालूम होता कि मेरे ओर से उन्हें कितना भ्रम है। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर ना मिली तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी पर पूछने की हिम्मत ना हुई कि विनोद का कोई पत्र आया। अब सब क्या सोचते हैं कि वह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछती है। बहन, अगर विनोद ना आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसी भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है यह तो मैं जानती थी, पर ऐसा होगा यह नहीं जानती। अगर जानती तो उस दिन क्यों भुवन से मुंह लगाती? मैं उस सौभाग्य का मुंह तक ना दिखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो बहन। आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते तो भुवन से जरा देर बातचीत कर लेना। क्या इतना अखर गया उनको? अरे मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष तो निर्द्वंद बैठे रहते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भागकर खड़ा हुआ। इस अशांति की तह कौन लेगा? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझो मुझे स्वर्ग मिल गया। बस इसके सिवा अब और कोई इच्छा नहीं है। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन तरकीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते यह जानकर। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर और शिक्षित हो? खूब। और तुम्हारे आनंद बड़ी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं पर ही जाकर पड़ती है। तो फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच कोई कुब्जा तो नहीं? अगर सास जी यूं ही नाक में दम करती हैं तो मेरी सलाह दूंगी है कि तुम अलग झोपड़ी कर लो, मगर जानती हूँ तुम मेरी सलाह ना मानोगी, किसी तरह ना मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्दी लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंचे। तुम्हारी पद्मा। काशी, 10/2/26। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह ना आए हों और तुम रो रो कर अगर अपनी आंखें फोड़ डालती हो तो मुझे तनिक दुख ना होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देता है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों ना जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुम उस पति से प्रसन्न रहती जो प्रेम के नए नए स्वांग भरकर तुम्हें जलाया करता। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैल रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पत्र पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए अथवा तुम्हारा जीवन सुख हो जाएगा। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है कि तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने से तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की भी बात ना सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं, बतलाओ। तुमने कभी उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतगारों का काम है, लेडियां यह मर्ज नहीं पालती, लेकिन तुमने उस आनंद की अनुभूति कभी की ही नहीं। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिर संगनी नहीं बन सकती। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश देने बैठ गई। क्षमा करना बहन, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होंगी।
ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने तो केवल तुम्हें याद दिलाया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मन मुटाव रहने लगा है। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में लड़ाई हो जाती थी। एक दिन छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। बस इस जरा सी बात पे वह भली मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती हो। अम्मा जी भी उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। और संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोस ही रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, यह तूने सिर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की लाई तो कौन सा गुनाह कर दिया? जरा भी सब्र ना हुआ, दौड़ी हुई आई, सिर पर आ पहुंची और किताब हाथों से छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतना उतावला ना होना चाहिए था। अगर वो पढ़ लेती तो आप ही दे देती, ना देती तो कौन सी शामत आ जाती। मगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा दुख ना होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा ही पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे लाए ही क्यों? यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। ना अम्मा जी ने ही भोजन किया, ना आनंद बाबू ने ही, और मेरा तो बार बार यही जी चाहता कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो नियमानुसार मैं उनके पैर दबाने गई। मुझे देखते ही उन्होंने दुत्कार दिया, लेकिन मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैं पिताने की ओर थी ही अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला, मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमरे में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना ना चाहती थी, मगर ना जाने कैसे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मार डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? मेरी जान लो। यह कहते हुए कमरे में घुस आए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने ना छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच कूद पड़ना अच्छा नहीं लगा। ना वह जाते, ना मैं अम्मा को रो धोकर अम्मा जी को मना लेती। मेरे गिर पड़ने के कारण उनका क्रोध शांत हो जाता, पर आनंद का आ जाना तो गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आईं और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ हाँ कर दो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना हो गई हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही मेरा काम है। ताज्जुब यह है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। तो पछतावा क्यों हो रहा है? दिले की संख्या से तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में अब तुम्हारा निर्वाह ना होगा। आनंद भी बोले, मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। तो मैं समझ लूंगी मैंने लड़के को नहीं जना, और मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी उन्हें वहां से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थामकर बैठ गई। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं। अच्छा, मैं ही उलझ पड़ा? और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी। पकड़ ना लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। यह तुम्हारा भ्रम है, उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा जी तो मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ना ननिहाल का बखान न किया करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हूँ, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती बहन, उतना ही वो बिफरते। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी, मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी और कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ की लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से ना देखूंगा, ना पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? मुझे नहीं दुनिया की परवाह। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने माया फैलाई है, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। मैंने रोकर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? बहन, और किसी से मैं इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों से ना जाने क्या कर दिया होता है।
ऐसे ही आग्रहों पर तो रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी और उनके कंधे पे सिर रखकर रो रही थी, मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष, हम अपनी ही माता की एक कड़ी बात को सहन नहीं कर सकते, यह कहाँ का आत्माभिमान है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। क्या माता का पुत्र पर इतना अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अवचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो वह मोहब्बत मुझे नहीं। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक ही आता हूँ, तांगा भी लेता आऊंगा, तैयार रहना। मैंने दरवाजा रोककर कहा, क्या तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। अच्छा, काम नहीं कर रहे हो? सोचो माता जी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तो तुमने नहीं पूछा। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, करता धरता जो कुछ है वह अम्मा है। दादाजी ने मिट्टी के लोधे हैं, घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या साथ? नहीं, मैं तो कभी न जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ ना बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो दो। मेरे पास रुपए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि शायद रुक जाएंगे, मगर उन्होंने बात ना मानने की ठान ली थी। खिन होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हारा यह विशाल भवन, सुख भोग, नौकर चाकर, ठाट बाट तुम्हें मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखी मरोगी? यहाँ वहाँ यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या? कहते हुए वह चले गए। बहन, क्या कहूँ, उससे मैं अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझे कुल कल्पनी के कारण माता और पुत्र का झगड़ा हो रहा है। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रोकर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माता जी का हृदय भी ना पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदय हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो? अपनी माता ही के तो पुत्र है। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों न चली गई? अब वह कहता था तब चले जाना चाहिए था। कौन जाने यहाँ से किस दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा है कौन? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर इतना चिल्ला रहा है, और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी ना थी, तुम्हारी उम्र की थी, पर मजाल कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती, मार खाकर रात रात भर रोती रहती थी। पर इस तरह घर छोड़कर कोई भागता है क्या? यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह ना ले ले। बार बार जी महसूसता, रुपए क्यों ना दे दिए, बेचारे इधर उधर मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान ना करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो सकती है। महरी से कहा, जरा जाकर देखना बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं है, खुटी पर कपड़े भी नहीं है। मैंने पूछा, क्या इस तरह अम्मा से कभी फिर पहले रूठे हैं? कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर उठाते भी ना थे। आज ना जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय आ जाएंगे, लेकिन दोपहर की क्या शाम हो गई उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती। रोते आंखें लाल हो गई। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक ना पिया। प्यास ही न लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम छाया हुआ था। अम्मा जी दोनों वक्त भोजन ऐसे करने जाती कि मुंह झूठा करके चली आती। दोनों नंदों की हंसी चुहल भी गायब हो गई थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने भी आई थी। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे दशवमेध घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हैं। बहू जी ने तो 3 दिन से पानी भी नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना जिस आराम के लिए उस घर ना छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्दी जी भर आया? अम्मा जी उसी आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है रे अलगू, आनंद मिला था क्या? हाँ बड़ी बहू, वही दशवमेध घाट पर। मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, वहाँ मेरा कौन बैठा है? कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? बहुत समझाया बड़ी बहू, पर टस से मस ना हुए। क्या करता है? वह तो मैंने ना पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। ज्यों ज्यों तुम बूढ़े होते हो ना, सठियाए जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले आते, मगर तुम न हरामा को तो अपने हलवे मंडे से मतलब है, चाहे कोई जिए या मरे।
दोनों वक्त बढ़ बढ़कर हाथ मारते हो और मुझ पर ताव देते हो। तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है, हालत नहीं देख रहे बहू की? क्या इतना नहीं हुआ कि बोल देते बहू अन्न जल त्याग कर बैठी हुई है? बहू जी, महाराज बोले, नारायण जानते हैं मैंने बहुत समझाया, मगर वह तो जैसे भागे, फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया या अपना सर? तुम समझते हो कि वह यूं ही चला जाता? क्या सारी लच्छेदार बातें मुझी से करनी आती हैं तुम्हें? कोई आधे घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे यहाँ कौन बैठा हुआ है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लें, कहीं फिर न चले जाएं। अरे यहाँ उसका कौन बैठा है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननद जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे महीनों के मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींच लाती थी कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? कौन बैठा है इसका यहाँ? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े रहते, जबान न खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे? जी हाँ, तकलीफ ना थी। वह तो सूरत से पता चल रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाई। आनंद मिठाई खाते रहे और झेप रहे थे मानो ससुराल आए हो। फिर माता जी उन्हें अपने कमरे में ले गई। वहाँ आधे घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही। मैं कान लगाए हुई थी, पर साफ कुछ ना दिखाई देता था। मालूम होता था कभी माता जी रोती हैं तो कभी आनंद। माता जी जब पूजा करने निकली तो उनका चेहरा लाल था। आनंद वहाँ से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते ही चटपट मुंह ढककर चारपाई पर सो गई। मेरे समीप आकर उन्होंने एक बार धीमे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत ना पड़ी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। इसका एकमात्र कारण अपने को वह समझकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया वह मुझे उठाएंगे। उन्हें लौटते देखकर जब मुझसे ना रहा गया तो मैं चारपाई से उतरने लगी, पर ना जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं गिर पड़ी। सहसा आनंद ने पीछे से आकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम भोजन कर लो, मैं फिर पीछे से कुछ करूँगा। मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा ही दिल जानता है। बातें पीछे करूँगा। अभी मुँह हाथ धोकर कुछ खा लो। 4 दिन से पानी तक नहीं मुँह में डाला। यह आपसे किसने कहा? मैंने 4 दिन से पानी तक मुँह में नहीं डाला। जब आपको मेरी परवाह न थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? अच्छा, सूरत अपनी देखो, फूल सा मुरझा गया है। जरा अपनी सूरत देखिए आईने में। मैं भला पहले से कौन सा सुंदर था? ठूठ को पानी मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। और तुम अनशन का व्रत ले लेती। अगर ईश्वर जानता है, मैं जानता तो मैं कभी भी यहाँ से ना भागता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई हूँ? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, परंतु यह कदापि ना समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ देगी। बड़ी कुशल हुई जो मुझे महाराज मिल गए, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या का फल मिल गया। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें होंगी। जाने कितनी बातें करनी है। पी लूंगी, ऐसी भी क्या जल्दी है। जब तक तुम कुछ ना खाओगी तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। मैं भोजन तभी करूंगी जब तुम प्रतिज्ञा करो कि इस तरह रूठ कर ना जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। आनंद बोले, बहन, 3 दिन जो कष्ट हुआ, पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि ना होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अतिशीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली, 20/2/26। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति ना करती। मैंने या तो प्राण दे दिए होते या अपनी सास का मुंह ना देखती, पर तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, वही तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती, चाहे भीख मांगकर ही क्यों ना खानी पड़ती। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा रखा है। ठीक है, तुम्हें ही मुबारक। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई पूछने आएगा या कोई देखने। फिर मैं कोई महारानी तो हूं नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छपे। ना जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लूं या कभी सोचती कि उड़ जाऊं। इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारी कर रही थी कि सहसा डाकिये ने मुझे
एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिर नामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था। यह कुसुम का पत्र था। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बम्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई में रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें दिल्ली वापस भेज दूं, पर वह किसी तरह राजी न हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा, तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाएं। बात क्या हुई मुझसे तो विनोद ने कुछ नहीं बताया, पर बहुत दुखी थे। ऐसे आदमी को तो तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है, पर मुझे इसकी पहले से ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का, प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया। उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया, कोई जवाब ना आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे होंगे, इसलिए तार भेजने की जरूरत ना समझी। अब मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं था? कहीं उसी प्रेम के कारण तो मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं रच रही? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का क्या अधिकार है? मेरा मन शुद्ध उठा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा। अब कि उसके प्रत्येक शब्द मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, फिर उसे फाड़ डाला। तुमसे कभी भेंट होगी तो मैं पत्र दिखलाऊंगी। वह छलनी शायद उन पर अपना जादू चला रही है। डाकिया कई बार आया, मगर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा कह नहीं सकती कि मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती न तो ना जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं यह यूरोप ना चले गए। जी बेचैन हो उठा, सिर में ऐसा चक्कर आने लगा। मैंने उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली तो 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने पूछा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए, कौन जानता है कब जवाब आएगा। तार का चपरासी जबरदस्ती उनसे जवाब तो लिखवा नहीं सकता ना। अगर कोई और कारण हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि भी खराब हो जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं ही लज्जित हो गई। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी गए और आए और गए, पर मैं वहीं जमी रही। जब तार की डमी खटकती तब मेरा हृदय धड़कने लगता कि कहीं जवाब आ गया कि नहीं। जब दफ्तर की घड़ी ने 9 बजाए तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी है, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? बहन, मैं कह नहीं सकती कि उस वक्त मेरी हृदय की हालत कैसी थी। आंखें एक भर आई। लेकिन फिर भी मैं वहां से टली नहीं। आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता होगा। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने कहीं का नहीं रखा। मैं घर चली। रास्ता ना सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया कि इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पहुंचकर मोटर की ओर देखा तो उसमें भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा मानो अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों में समाकर सिर से निकल गई। मैंने उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई। कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं हो। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहां से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। आओ कार में बैठो, कुसुम ने कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह नहीं किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं हो विनोद ने इसी ठो लेने भेजा हो, भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने आई हो। मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची। अब की मोटर में अकेली ना थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लेती, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। मूर्ति की भांति अबिचल बैठी रही। मेरी मानिनी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखलाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा, उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुंह बिल्कुल पीला पड़ा है।
और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे से खड़े भी नहीं रह सकते। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? हाल पीछे पूछना, कुसुम ने कहा। जरा इनको चारपाई पर लिटा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा दो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई, विनोद को उस पर लेटा दिया। दूध तो रखा ही हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी और मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है उतना मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। हाय, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से कहा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने रात 2 बजे से मैं तार के इंतजार में बैठी रही, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तुम इन्हें क्या रास्ते में मिली थी? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला है। देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए कि इस बात का कोई सार नहीं है। विनोद के केवल भ्रम है, बिना किसी कारण तो नहीं हो सकता। हाँ, मेरी समझ में तो कोई और कारण ना था। मैं तो इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने और चिढ़ाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ देखकर मैं चकित हो गई। मैंने कहा, हाँ, मैंने दिल्लगी की थी, लेकिन तुम्हारी यह दिल्लगी विनोद के लिए वज्राघात थी। तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी यह नहीं समझा कि तुम अपने बनाव सिंगार के आगे कुछ नहीं समझती हो। कदाचित तुम यह समझती हो कि तुम्हारी यह मोहिनी मूर्ति ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए हो सकता है। स्थायी वस्तु भी तो कोई चीज़ है। मैंने अपनी भूल स्वीकारी। मैंने पूछा, विनोद को मुझसे तो कुछ पूछना चाहिए था ना? कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में से है जो स्त्री को आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष के किसी के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। वह सीधे मेरे पास पहुंचे, तभी मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले से देख चुकी हूँ। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं स्पष्ट शब्दों में बातें कर रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम समझती हो कि मुझे विनोद से प्रेम नहीं है? नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे कहीं अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ना आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए, 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बहन, मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं क्या करूं। बम्बई पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। पत्र पढ़कर मैं घबरा गई। उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुंची तो विनोद को मरणासन पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं, उन्हें दिखलाया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जहर खा लिया। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात न समझा। मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से ना हटी और तीसरे दिन इनकी आंखें खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिल गया था, पर जवाब देने की फुर्सत किसी थी। 3 दिन और बम्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, अब मैं वहाँ ना जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तो इस शर्त पर राजी हो कि मैं पहले यहाँ आके परिस्थिति देख जाऊँ। मेरे मुँह से निकला, हाँ ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ? अभागिनी नहीं बहन, केवल तुमने विनोद को समझाना था। वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहां से चले। यहाँ पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती ही भुवन के पास पहुंची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुत्कार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं है। उधर से जब मुझे संतोष हो गया कि रास्ते में तुमसे भेंट हो गई, रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया। मैं तो विनोद को पास तुम्हारे ले आई हूँ। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है कि इस दुर्घटना ने तुम्हें सचेत कर दिया होगा कि फिर ऐसी नौबत ना आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती बहन, लेकिन चाहूँ तो आज भी विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुए के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण करो तो तुम अजय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मरते दम तक ना भूलूंगी।
तुमने सहायता न की होती तो आज ना जाने मेरी क्या दुर्गति होती। बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो अब वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसका चरण धो धो कर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास का नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित दो सखियों की, जो पत्रों के द्वारा एक दूसरे को अपने जीवन का हाल भी बताती हैं और एक दूसरे को सांत्वना भी देती हैं।